आप सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका यूनिट 1 है, ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी सारे टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं यूनिट 1 के। ग्रीन केमिस्ट्री ये मैंने टॉपिक छोड़ के रखा हुआ था, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वास्तव में ग्रीन केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ग्रीन केमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसकी आवश्यकता हमारी डेली लाइफ में क्या है, हम इसे पढ़ करके क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आप उन पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले जो है आपको दिखाता हूँ, आप लोग को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। और इस डायग्राम को देखिए, इस पर लिखा है भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक्चुअली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये मैंने थोड़ा सा विस्तार में दिया हुआ है, आपको पता भी होना चाहिए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये 1984 में हुआ था। और जब ये 1984 में हुआ था वो भी रात में हुआ था, और 2 और 3 दिसंबर की रात में हुआ था ये ट्रेजेडी। और इस ट्रेजेडी में हुआ क्या था कि ये एक तरह का केमिकल एक्सीडेंट था। केमिकल एक्सीडेंट कहने का सेंस क्या है? केमिकल एक्सीडेंट कहने का मतलब है कि केमिकल लीकेज हुआ था, ये कहने का सेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्या हुआ था, तो देखिए केमिकल एक्सीडेंट देखिए लिखा हुआ है, केमिकल एक्सीडेंट हुआ था। और इसमें हुआ क्या था कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ये केमिकल जो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये केमिकल जो है लीक हुआ था। और एक्चुअली होता क्या है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, जब एक पेस्टिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड का मतलब है कि पेस्ट कंट्रोल में जिसका हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ये एक गैस है। तो ये गैस क्या होती है, प्रोसेस के दौरान बीच में बनती है, तो इंटरमीडिएट बनती थी। तो जो इंटरमीडिएट केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट, वास्तव में क्या हुआ है उसका जो है लीकेज हुआ था। और उस लीकेज के नाते क्या हुआ था कि उस लीकेज के नाते देखिए इफेक्ट क्या आया था कि लगभग देखिए यहाँ पे 3786 लोग जो है इससे मारे गए थे, किल्ड हुए थे। और साथ ही साथ देखिए इंजर्ड कितने लोग हुए थे, इंजर्ड का मतलब इससे घायल कितने लोग हुए थे। तो ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये आंकड़ा कितना है, तो ये आंकड़ा आप देखिए कितना है, तो ये आंकड़ा आपको दिखाई देगा कि ये आंकड़ा जो है ये है आपका 5,74,366। लेकिन ये आंकड़ा वास्तव में और ज़्यादा होगा, ये तो सरकारी आंकड़ा है। तो वो ट्रेजेडी बहुत ही ज़्यादा ये थी। और हुआ क्या कि पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो लीक कर गया, और उसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये एक एग्जांपल आप समझें इस बात को। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगला एग्जांपल देखिए भी हाल में ही है, आप सुने होंगे कि विशाखापट्टनम में भी गैस लीक हुआ है। और वो जो मैं डेट दे रहा हूँ देखिए वो डेट है 7 मई की। तो ये देखिए 7 मई मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 7 मई में क्या हुआ है कि विशाखापट्टनम में भी गैस लीक किया है। और मैंने इसका फिगर भी देखिए लगा रखा हुआ है कि ये गैस लीकेज हुआ था वहाँ पे, ये रिसेंटली घटना है। और एक्चुअली ये जो फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री क्या करती थी, पॉलीमर बनाती थी। तो पॉलीमर का फॉर्मेशन ये करती थी। और इस पॉलीमर के फॉर्मेशन में हुआ क्या कि पॉलीमर का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो स्टायरीन का जो फ्यूम था, स्टायरीन जो है ये भी पॉलीमर है, उसका जो फ्यूम था ये लीक कर गया। और जहाँ पर फैक्ट्री थी उसके आसपास का लगभग 3 किलोमीटर का जो एरिया था, 3 किलोमीटर का जो रेडियस था वहाँ तक ये फैल गई। और इससे भी देखिए जो ट्रेजेडी हुई थी इसमें लगभग आप देखेंगे तो इस ट्रेजेडी में आपको दिखाई देगा कि लगभग जो है कितने लोग मारे गए हैं, तो ये 11 देखिए डेड है 11। और लगभग 1000 लोग क्या है भाई इससे जो है सिक हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो ये डाटा भी आप समझिए। तो ये कब की बात है, ये है विशाखापट्टनम का गैस लीक का 7 मई 2020 का। तो एक और मैंने एग्जांपल आपको दिया। आगे चलते हैं।
ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं अपने आसपास। कितने कूड़े जमा हो रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ हम कर रहे हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स का हम लगातार देखिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सब ऐसे पड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई भी इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो ये पूरा ढेर बनते चले जा रहे हैं। इसके अलावा हमने फैक्ट्रीज़ लगा रखी है, उनके जो धुएँ हैं पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन साथ में ये जो आप धुआं देख रहे हैं ये एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, ये है बाई प्रोडक्ट। मतलब प्रोसेस के दौरान क्या बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इनसे जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है, देखिए मैंने नीचे भी वाटर का दे रखा है कि इनसे जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है ये क्या कर रहा है, वाटर सिस्टम को भी क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है। तो इसको भी मैंने नीचे दिया हुआ है कि ये कंटामिनेशन भी आप देखें। और भी मैंने इसमें दे रखा है फिगर्स। अगला फिगर्स आप देखें, ये देखिए, ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया का फिगर लगा रखा है। ढेर सारा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इस प्रोडक्शन के साथ साथ एक और प्रोडक्शन हो रहा है जो हम ध्यान नहीं दे रहे। देखिए ये प्रोडक्शन भी ध्यान दीजिए कि ये प्रोडक्शन भी कितना हानिकारक है। तो एक्चुअली हम जो ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ग्रीन केमिस्ट्री इन्हीं सब चीज़ों को कम करने का तरीका है। ग्रीन केमिस्ट्री मेनली फोकस क्या कर रहा है, मेनली फोकस ये कर रहा है कि जो कुछ हम बना रहे हैं या जिस चीज़ से हम बना रहे हैं ये दोनों जो है ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ़र होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए। केवल ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ़ नहीं होनी चाहिए बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ होना चाहिए। यानी पूरी ग्रीन केमिस्ट्री किस पे डिपेंड कर रही है कि जितनी चीज़ें पोल्यूटेंट के टाइप पे हैं, उनको जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनका ना तो इस्तेमाल किया जाए और ना ही उनका फॉर्मेशन हो। यही ग्रीन केमिस्ट्री का मेन एम है। इसलिए मैंने आपको ढेर सारे फिगर्स दिखाए हैं, ये बताने के लिए आपको दिखाए हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। वास्तव में जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो या तो टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोई ना कोई हानिकारक चीज़ बन रही है। या जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री इन सभी चीज़ों को कम करने का तरीका है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें, आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं इनको कम करने, रिड्यूस करने के लिए पढ़ रहे हैं कि कैसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ, ह्यूमन हेल्थ को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। ये सब बातों को देखा जा रहा है। तो अगली बात हम देखते हैं इसी ग्रीन केमिस्ट्री में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा और लिखते भी चलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट है कि आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि डिफ़ाइन ग्रीन केमिस्ट्री। तो एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है जो आपको हमेशा काम आएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए ज़रूर से। द डिज़ाइन ऑफ प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेस को डिज़ाइन करना, डैट रिड्यूस और एलिमिनेट, जो कम करता हो या एलिमिनेट कर देता हो या ख़त्म ही कर देता हो, द यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज ग्रीन केमिस्ट्री। अभी मैंने जिक्र किया इसका कि हम लोग क्या करेंगे, या तो यूज़ और जो प्रोडक्शन, इन दोनों में टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल ही ना करें, वही प्रोसेस ग्रीन केमिस्ट्री है। तो ग्रीन केमिस्ट्री सिंपल मीनिंग है द डिज़ाइन ऑफ प्रोसेसेस डैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज ग्रीन केमिस्ट्री। तो इस ग्रीन केमिस्ट्री का मैंने 3 लाइन का डेफिनेशन दिया हुआ है जो आपको बहुत ही आसान होगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लें। डेफिनेशन को लिखना ही नहीं है, समझना भी है डेफिनेशन को कि डेफिनेशन है क्या। तो रिड्यूस करना है किसी भी तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट को या सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट भी है यहाँ पे कि मतलब सबस्ट्रेट को भी रिड्यूस कर दीजिए जिससे आप बना रहे हैं। तो ये आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है। एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस कहाँ पर है, इसका जो मेन फोकस है मैंने आगे लिखा है कि व्हाट इज़ द मेन फोकस। देखिए यहाँ पे, देखिए ग्रीन केमिस्ट्री मेनली फोकस ऑन, एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री किस पर फोकस कर रही है, क्या इसका एम है। तो ये एम मैंने बताया कि ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या है। तो अभी ढेर सारी बातें जो मैं बताया हूँ उसी को फिर से मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश किया हूँ।
देखिए ज़रा सा। तो व्हाट इज़ द एम ऑफ या व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? नंबर वन इज़ द टू रिड्यूस रिस्क एंड हैज़ार्ड्स। रिस्क एंड हैज़ार्ड्स को क्या करना है? रिड्यूस करना मेन इसका काम है। किसी तरह कोई रिस्क ना हो, ऐसा प्रोडक्ट ना बने जिसमें रिस्क हो। जैसे देखिए गैस लीक कर जा रही है तो रिस्क ही तो है ये, तो ये ऐसा ना हो। सेकंड देखिए, सेकंड है टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना, चाहे वो सबस्ट्रेट के फॉर्म में हो चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। टू रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट, किसी भी तरह के वेस्ट का फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो बन रहे हैं उनको उनका रख रखाव या उनका फिर से इन्वायरमेंट से एलिमिनेशन बहुत कठिन हो जा रहा है। ये सालों साल तक पड़े रह जा रहे हैं, तो बहुत ही दिक्कत है। फोर्थ नंबर देखिए, टू रिड्यूस रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग प्लांट। रॉ मटेरियल ऐसी यूज़ करिए जो क्या हो, रिन्यूएबल हो, मतलब आप उनको दोबारा प्राप्त कर सके। प्लांट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसा नहीं कि प्लांट की कटिंग से जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सब प्लांट्स पे ही बेस्ड हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी का यूज़ भी कम से कम करें। एनर्जी का कंजम्पशन भी ऐसे प्रोसेस अडॉप्ट करें जिसमें एनर्जी कम से कम लगती हो, कम से कम रिड्यूस करें। तो ये भी मेन फोकस होगा ऐसा। टू रिड्यूस निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कोई निगेटिव असर पड़ता है, इम्पैक्ट का मतलब असर, प्रभाव, अगर कोई निगेटिव प्रभाव पड़ता है तो उसको भी कम किया जाए। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, आम जनमानस के पहुँच में होना चाहिए। तो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस है कि कॉस्ट भी लिमिट में किया जाए। और लास्ट पॉइंट दिया है मैंने, प्रोड्यूसिंग केमिकल, हटा दूँ बाकी, प्रोड्यूसिंग केमिकल्स विच आर सेफ फॉर बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक इन्वायरमेंट। ऐसे प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट या केमिकल्स का प्रोडक्शन करें जो बायोटिक का मतलब है ह्यूमन बींग्स या जितने भी एनिमल्स हैं ये सब बायोटिक हैं। तो बायोटिक इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ हो, और एबायोटिक का मतलब सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, इन सब के लिए भी सेफ़ हो। तो जो भी प्रोडक्शन आप केमिकल का कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कर रहे हैं, इन सभी के लिए सेफ़ होना चाहिए। केवल बायोटिक की ही बात ना करें, एबायोटिक, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है। हम लोग एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। हम हैं, वो एबायोटिक है तभी हम हैं, अदरवाइज़ हम भी नहीं रह पाएंगे। तो इन सभी को रिड्यूस करना भी क्या काम है? इन सभी को रिड्यूस करने का काम किसका है? ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ये मेन हमने 8 पॉइंट दिए हैं। ग्रीन केमिस्ट्री मेनली फोकस ये, यानी एम भी आप इसे कह सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब जो अगला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इसके 12 प्रिंसिपल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि ये भाई इम्पॉर्टेंट है, ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए मैंने भी इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ये आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है इन प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो 12 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कि 12 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके जो है हम ग्रीन केमिस्ट्री के सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। और इनको फॉलो करने से जो आप सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं उसकी भी टॉक्सिसिटी कम होगी, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी भी टॉक्सिसिटी कम होगी, और इसके बाद एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा, कॉस्ट कम आएगी। मतलब सारी चीज़ें जो एम हमारे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। तो ये मेनली क्या क्या है, इन बातों को जब देख लेते हैं। इसको विस्तार से भी देखना होगा, ये पूरा फुल मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, इन पॉइंट्स के बाद उसको डिटेल भी देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं खाली बस पॉइंट लिखने से काम चलेगा, उसमें 2-2 लाइन आपको लिखना भी पड़ेगा और समझना पड़ेगा, रट के नहीं जा सकते हैं। अगर आप समझते नहीं हैं केमिस्ट्री को तो लिखना बहुत ही कठिन है। और ग्रीन केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है, आप इसको समझें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मैं खुद भी इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया हूँ इसमें, आप आगे देखेंगे। बहुत ही ईजिली मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको, देखते हैं आगे। तो आगे देखिए इसमें, तो देखिए ये इसके 12 जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हैं। देखिए तो ये मैंने 12 पॉइंट्स को यहाँ पे कर दिया है। तो इसके जो 12 पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके। तो फर्स्ट वन इज़ अ प्रिवेंशन, एंड सेकेंड वन इज़ अ एटम इकोनॉमी, थर्ड पॉइंट इज़ अ लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, फोर्थ इज़ अ
डिज़ाइनिंग, दिखाता भी रहूँ आपको, डिज़ाइनिंग safer chemicals. Fifth is a safer solvents and auxiliaries. Sixth is a design of energy efficiency. Seventh is a use of renewable feedstocks. Eight is a reduce derivatives. Nine is a catalysis. 10 is a design for degradation. And 11 is a real time analysis for pollution prevention. And last one is a inherently safer chemistry for accident prevention. तो ये 12 पॉइंट हैं. इन 12 पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ता है किसी भी प्रोसेस को एडॉप्ट करने के लिए. तो ये 12 पॉइंट अगर हम फॉलो करते हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री के जो भी एम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको भी हम फॉलो कर ले रहे हैं, इसका मतलब है. तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. अब एक एक करके हम इसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगी बातें, और आपको तो ये 12 पॉइंट याद नहीं करने पड़ेंगे. तो समझते हैं, आगे देखते हैं इसको, वीडियो को देखिए. फर्स्ट वन इज़ अ प्रिवेंशन. ये है प्रिवेंशन का, बहुत ही छोटा मैंने लिखा है जिससे आप याद भी कर सकें, समझ भी सकें. तो प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन का ये मतलब है कि कोई चीज़ होने वाला है उससे पहले उसको रोका जाए. कोई भी वेस्ट मटेरियल बनने वाला है उससे पहले वेस्ट मटेरियल बनने ही ना दिया जाए. मतलब वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल ना सोचा जाए कि कोई चीज़ बन जाएगा तो उसको डिस्पोजल कैसे करेंगे, बल्कि चीज़ ये होनी चाहिए कि कोई भी प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें वेस्ट मटेरियल बने ही ना, ये प्रोसेस एडॉप्ट करनी, यही प्रिवेंशन है. तो कह रहा है इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ वेस्टेज देन टू ट्रीट द वेस्ट आफ्टर इट इज़ फॉर्म्ड. तो पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ, वेस्ट के फॉर्मेशन को ही रोका जाए, बल्कि ये ना सोचा जाए कि इसको बनने के बाद इसको ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, इसका डिस्पोजल कैसे होगा, ये ना सोचा जाए. अ केमिकल प्रोसेस must be carried out, a chemical process must be, देखिए यहाँ से, must be carried out in a such a manner so as to reduce or completely eliminate the production of wastes. कंप्लीटली रिमूव हो जाए या उसको आप एलिमिनेट कर सकें, रिड्यूस कर सकें, क्या चीज़, फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को. तो वेस्ट मटेरियल्स का प्रोडक्शन कम से कम हो. तो ये पहला है प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन का मतलब समझ गया आप सभी ना, कि प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी प्रोसेस में जो मेन मटेरियल है उसके साथ वेस्ट मटेरियल ना बने, क्योंकि वो डिस्पोजल में बहुत दिक्कत करता है. तो ये इसका मेन ये थिंग्स है. तो ये प्रिवेंशन है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ एटम इकोनॉमी. एटम इकोनॉमी का मतलब पहले समझ लें. एटम इकोनॉमी के लिए मैंने फिगर भी बनाए हुए नीचे, पहले फिगर ही देख लीजिए कि एटम इकोनॉमी का मतलब क्या है. एटम इकोनॉमी का देखिए मतलब मैंने बताया हुआ यहाँ पे है कि एटम इकोनॉमी का क्या मतलब होता है. तो एटम इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ पे ये देखिए कि अगर हमने जितना भी हम, देखिए यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे रिएक्टेंट ले रहे हैं, जितना भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वास्तव में उतना ही प्रोडक्ट बन जाए. देखिए मैक्सिमम, देखिए ये जितना हम रिएक्टेंट लिए ना यहाँ पे, ये रिएक्टेंट, ये देखिए रिएक्टेंट, उतना ही क्या बन जाए, देखिए यील्ड आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए. तो ये एटम इकोनॉमी है, मतलब कम से कम वेस्ट हो. यही एटम इकोनॉमी कहलाता है कि जो भी रिएक्टेंट है उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स हो जाए. तो मैक्सिमम अमाउंट का कन्वर्जन ही क्या है, आपका एटम इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है. तो क्या डेफिनेशन होगा, सेकंड पॉइंट है एटम इकोनॉमी. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. देखिए इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. यह एक फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का. क्या कि सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन टू द प्रोडक्ट्स. ज़्यादा से ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल का क्या हो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब यूज़ हो, किसमें, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में. तो ये है एटम इकोनॉमी. तो एटम इकोनॉमी भी आपको समझ में आ रही होगी बात कि मैक्सिमम यूज़ करना है सबस्ट्रेट का, मैक्सिमम यूज़ करना है रॉ मटेरियल का. ये क्या है, एटम इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है. ये हमने इस फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया. तीसरा देखिए,
लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है, देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है कि देखिए भाई, जितने भी आप सबस्ट्रेट ले रहे हो, जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है। तो जो रिएजेंट्स आप यूज़ करते हैं, जो सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? लेस हैजार्डस होना चाहिए, लेस हैजार्डस होना चाहिए। तो और जो बना रहे वो भी ऐसा हो, दोनों में बात है। तो कह रहा है सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइंड, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइन टू यूज एंड जनरेट लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। आप ऐसा डिज़ाइन करिए सिंथेटिक मेथड को जिसमें ना तो इस्तेमाल हो ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल का और ना ही प्रोडक्शन हो टॉक्सिक मटेरियल का। तो इस बात का ध्यान रखना है। दिस प्रिंसिपल एम्स एट द रिडक्शन ऑफ हैजार्ड एसोसिएटेड with the chemicals reagents that form the product in a chemical synthesis। देखिए यही कह रहा है कि आप कोई भी केमिकल सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप रिएजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत हानिकारक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट लिया गया, इंटरमीडिएट था, इतना हानिकारक था कि थोड़ा सा रिसाव हो गया तो इतने लोग मर गए। तो वही कह रहा है कि जो इंटरमीडिएट्स आप लेते हैं वो भी बहुत खतरनाक मत लीजिए, उसको रिड्यूस करिए। तो ये इसका एक मेन एम है कि लेस हैजार्डस एंड केमिकल सिंथेसिस आप करें इससे। तो ये मैंने देखिए एक फिगर के फॉर्म में किया था कि डू नॉट यूज़, ऐसे जो हानिकारक केमिकल्स हैं उनको ना तो आप प्रोडक्शन करिए और ना ही क्या करिए इस्तेमाल में लाइए। तो इससे थोड़ी सी क्या होगी संभावना, किसी भी एक्सीडेंट की संभावना क्या है बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो ये इसका जो है तीसरा पॉइंट है। आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। क्या कहता है? कहता है कि प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन टू प्रिजर्व देयर इफिकेसी ऑफ फंक्शन वाइल रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। अब देखिए इससे पहले हमने क्या कहा था कि टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ कम से कम करिए, लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस का भी यूज़ कम कर रहे हैं या टॉक्सिसिटी कम कर रहे हैं तो उसकी इफ़िशियंसी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसका इफेक्ट उतना ही रहना चाहिए। इस बात को ये कह रहा है यहाँ पर पॉइंट में। देखिए इफिकेसी का मतलब होता है प्रभाव, इसका मतलब प्रभाव, तो उसका जो फंक्शन का प्रभाव वो कम ना होने पाए, भले ही आप उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर ले रहे हैं। तो कह रहा है कि डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स, हमेशा सेफर केमिकल को डिज़ाइन करिए, ऐसे केमिकल्स का रिएजेंट का यूज़ करिए कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो कम टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी फंक्शनिंग में कोई कमी ना आए, मतलब वो उतना ही फंक्शनल रहे जितना कि टॉक्सिक वाला था। तो ये समझाने का प्रयास यहाँ किया गया है, ये बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। केमिकल प्रोडक्ट्स टू बी सिंथेसाइज शुड बी सेफ टू यूज़, और जो भी प्रोडक्ट आप सिंथेसाइज कर रहे हैं ये हमेशा क्या होना, सेफ होना चाहिए, हमेशा यूज़ करने में सेफ होना चाहिए। तो डिज़ाइनिंग सेफ केमिकल्स फोर्थ है ये है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फोर्थ नंबर। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट पांचवा है सेफर सॉल्वेंट्स एंड एक्सिलरीज। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई ना कोई सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सेफ होना चाहिए, ऐसे सॉल्वेंट्स को हम नहीं यूज़ करें जो वॉलाटाइल हों। ऐसे वॉलाटाइल सॉल्वेंट क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जब रिलीज़ होते हैं तो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ कई गैसों के साथ मिक्स करके क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करें, इसको मैंने फिगर से भी दिखाया, देखिए नीचे, जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ करें ऐसा करें जो कैसा होना चाहिए, जो इको फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए मैंने सॉल्वेंट ढेर सारे दिए हैं, देखिए मैंने प्लांट को एक डिप करके रखा है, इसका मतलब है कि इतना बेहतर सॉल्वेंट है जिसमें प्लांट सर्वाइव कर पा रहा है। तो इसी तरह का सॉल्वेंट यूज़ किया जाए जो सबके लिए क्या हो, जो सबके लिए ये नुकसानदायक ना हो। देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि प्लांट भी सर्वाइव कर रहा है, मतलब काफ़ी सेफ सॉल्वेंट है। तो ये कह रहा है कि देखिए सॉल्वेंट जो हम यूज़ करें वो नॉर्मली कैसा होना चाहिए, या तो वाटर का इस्तेमाल करिए, ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया था, तो वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग क्या करते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा लाइन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए कि पूरी लाइन क्या है। देखिए द यूज़ ऑफ एक्सिलरी सब्सटेंस
एक्सिलरी सब्सटेंस का मतलब है जो सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सेपरेशन एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेपरेट आपको करना है प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट से। तो जो भी आप एक्सिलरी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं शुड बी मेड अननेसेसरी वेयर एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो इनको अननेसेसरी करिए, मतलब इनका इस्तेमाल ही मत करिए। एंड अनहार्म्ड व्हेन यूज्ड, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो अनहार्म्ड होना चाहिए, हानिकारक नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्स टू यूज़ ग्रीन सॉल्वेंट्स। तो इसका एम क्या है कि आप ग्रीन सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करें। वाटर ग्रीन सॉल्वेंट है, इसलिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, साथ ही साथ इसका कोई इफेक्ट भी इन्वायरमेंट पे नहीं मिलता है। या फिर आप सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर सेफर सॉल्वेंट एंड एक्सिलरीज कहने का सेंस है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला आते हैं 6 पॉइंट है डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। इसका देखिए मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिएक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड शुड बी मिनिमाइज्ड इफ़ पॉसिबल। कह रहा है कि कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये आपको पता होना चाहिए और कम से कम रखिए। और इसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी आप जान के रखें। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिएक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को जानें, ये आप समझिए। एंड शुड बी मिनिमाइज्ड, और उसको कम से कम रखिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम से कम होनी चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी मिनिमम एज पॉसिबल। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा, कॉस्ट कम आएगा और इन्वायरमेंट आपका जो होगा वो कम से कम प्रभावित होगा। तो एनर्जी का कंजम्पशन कम होना चाहिए। तो 6 पॉइंट है डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। तो एनर्जी की कमी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 7वां पॉइंट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, रिन्यूएबल होनी चाहिए, मतलब साइक्लिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं ख़त्म हो जाए, ऐसा यूज कर दीजिए आप। मतलब फॉसिल फ्यूल को मत इस्तेमाल करिए, फॉसिल रॉ मटेरियल मत इस्तेमाल करिए। ऐसा इस्तेमाल करिए जिसको आप क्या कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करने, रिसाइकलिंग उसकी होती रहे। ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करिए जिसकी रिसाइकलिंग लगातार हो रही है। ये मेन इसका फोकस है। लिखा क्या है देखिए, अ रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक। रॉ मटेरियल फीड स्टॉक का मतलब है सबस्ट्रेट मालिक्यूल, ये कहने का देखिए मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल शुड बी रिन्यूएबल रादर देन डिप्लीटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए ख़त्म होने वाला हो, डिप्लीट कर जाए। डिप्लीटिंग मतलब ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं यूज़ करना है रॉ मटेरियल कि अब एक बार इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने कि अब वो मतलब ये ख़त्म हो गया, इन्वायरमेंट से ही ख़त्म कर दिया आपने उसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेन एवर टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली प्रैक्टेबल, टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली प्रैक्टेबल होना भी चाहिए। यूजुअली अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ अ रिएक्शन और प्रोसेस कैन बी फ्रॉम अ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो रिएक्शंस का स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो या तो रिन्यूएबल होता है या तो नॉन रिन्यूएबल होता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री देखिए क्या करा है, ग्रीन केमिस्ट्री हाउएवर डिमांड्स, यहाँ देखिए नीचे, demands that a particular starting material should always from the renewable resources। कह रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या कह रहा है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल हो ये रिन्यूएबल सोर्सेज ही होनी चाहिए, ये ग्रीन केमिस्ट्री कह रही है। फिर कह रहा है सो दैट इट इज़ मेक अवेलेबल इन एबेंडेंस एंड डज नॉट गेट डिप्लीटेड, जो बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध हो और जो ख़त्म भी ना हो रहा हो। तो ये मेन फोकस होना चाहिए। तो ये 7वां पॉइंट है इसका। 8वां इंटरेस्टिंग बात है रिड्यूस डेरिवेटिव्स। अब देखिए ऐसा मत करिए कि बाई प्रोडक्ट भी ढेर सारे बन रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। ढेर सारे डेरिवेटिव्स बन रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका जो प्रोसेस है। तो देखिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि देखिए ढेर सारे, मैंने एक कोई प्रोसेस बताया उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट ढेर सारे बन रहे हैं, ढेर सारे डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। अब वो जो डेरिवेटिव्स बन रहे हैं उनका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे हमेशा हानिकारक होगा। भाई आप यूज़ तो कर नहीं रहे हो तो वो कैसे फिर इन्वायरमेंट में रह जाएगा, एग्जिस्ट करेगा।
तो यही इसमें बताने की बात कही गई है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन, मतलब अननेसेसरी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन ना होना चाहिए। हम डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो कुछ ग्रुप को ब्लॉक करते हैं कि उनका रिएक्शन ना हो, फिर कुछ को फिर अनब्लॉक करते हैं। इस ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग में क्या होते हैं, ढेर सारे डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो वही लिखा है, यूज़ ऑफ ब्लॉकिंग ग्रुप्स, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, टेम्प्रोरी मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इन सबको करने से क्या होता है, डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। शुड बी मिनिमाइज्ड, इसको कम से कम करना पड़ेगा, या अवॉइडेड, या तो आप अवॉइड करिए अगर पॉसिबल है तो डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कम से कम होना चाहिए, बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट्स एंड कैन जनरेट वेस्ट। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है रिएजेंट्स की, और ये वेस्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। फिर से डिस्पोजल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं ये सारी रिएजेंट्स। ये 8वां पॉइंट है इसका। 9वां पॉइंट देखिए, कैटलिसिस। कैटलिस्ट, देखिए कोई भी रिएक्शन अगर धीरे गति से होता है तो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा भाई कैटलिस्ट ऐसा रखिए ना कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। भाई कैटलिस्ट ऐसा रखिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर कुछ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कह रहा भाई देखिए कैटलिस्ट की जो भूमिका होनी चाहिए, रिएक्शन को बस एक्सिलरेट करने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिएक्शन के साथ जुड़ करके कुछ बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैटलिसिस में यही कहने का मतलब है। देखिए, दिस प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री स्टेट्स दैट कैटलिटिक रिएजेंट्स as selective as possible are superior to स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट्स। कह रहा है कि जो कैटलिटिक रिएजेंट्स हैं वो स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट्स से हमेशा सुपीरियर होते हैं। स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट्स का मतलब होता है ऐसे रिएजेंट्स जो कैटलिटिक बिहेवियर रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट भी बना देते हैं। तो ऐसा रिएजेंट मत रखिए, इसकी जगह आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करिए। मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको, देखिए नीचे, देखिए आप कि स्टीरियोमेट्रिक और कैटलिटिक का क्या मतलब है। तो देखिए ऊपर वाला जो हमने लिया है, देखिए ऊपर वाला यहाँ पे जो हमने लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, तो ये जो आपका NaBH4 है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके देखिए क्या बना दे रहा है, ये देखिए बना दे रहा है BH3 और NaOH। तो वेस्ट है ये प्रोडक्ट। देखिए हमको यही चाहिए था, ये प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन एक्चुअली देखिए ये जो है इसको कहते हैं स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट ही है। अब नीचे वाले में देखो हाइड्रोजन हमने क्या किया है, इसका हाइड्रोजनेशन करना था, तो हमने हाइड्रोजन और ले लिया किस पे, प्लेटिनम पर। तो प्लेटिनम पर हाइड्रोजन लिया है, तो देखिए प्रोडक्ट वही बना है, लेकिन देखिए यहाँ पर वेस्ट नहीं आया है, तो वेस्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो द की डिफरेंस बिटवीन कैटलिटिक एंड स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट इज डैट कैटलिटिक रिएजेंट्स आर नॉट कंज्यूम्ड। कैटलिटिक रिएजेंट्स होते हैं, देखिए ये कंज्यूम नहीं होते, देखिए कैटलिटिक रिएजेंट कंज्यूम नहीं होते हैं, ये देखिए वैसे के वैसे रह जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन, वेयर एज स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट्स आर कंज्यूम्ड। और स्टीरियोमेट्रिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, ये कंज्यूम्ड होते हैं, तो इससे वेस्ट का फॉर्मेशन होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बताने का प्रयास किया है हमने आपको। आगे देखिए, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई डिग्रेडेशन हो जाए, वो भी डिग्रेडेशन कैसे हो जाए, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो कैसा होना चाहिए, वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग से कुछ करना ना पड़े, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यही बात यहाँ बताई गई है, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन सो डैट एट द एंड ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन के ख़त्म हो जाने पर, दे ब्रेक डाउन इनटू इनॉकस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स में डिग्रेडेट हो जाएं जो इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचाते हों, एंड डू नॉट परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट भी ना करते हों, पाए भी ना जाएं, यानी बिल्कुल ही रिमूव हो जाए इन्वायरमेंट से। इट स्टेट दैट द वेस्ट प्रोडक्ट शुड डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द इन्वायरमेंट। ये क्या कह रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये अपने आप जो है इन्वायरमेंट से क्या हो जाए, उनका डिग्रेडेशन हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। दस द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड। तो इसीलिए अगर आप जो भी पॉलीमर्स बना रहे हैं या पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, जिनका डिग्रेडेशन आसानी से अपने आप हो जाए, कुछ हमें और ना करना पड़े। तो 10वां जो डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन है ये इसी बात को बताता है। आगे देखिए,
11वां पॉइंट है रियल टाइम एनालिसिस। रियल टाइम एनालिसिस है ये। तो रियल टाइम एनालिसिस एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, ये है बात। इस पर पोल्यूशन प्रिवेंशन को लेकर के बात कही गई है कि रियल टाइम एनालिसिस एंड पोल्यूशन के लिए है। क्या बात कही जा रही देखते हैं। एनालिटिकल methodologies need to be further developed to allow for real time in process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance। ये कह रहा है कि एनालिटिकल मेथोलॉजीज को ऐसा कुछ डेवलप करना चाहिए कि कोई भी हैज़ार्ड्स क्रिएट हो उससे पहले ही आपको जानकारी मिल जाए। तो ये मतलब आपका रियल टाइम एनालिसिस कहने का मतलब है कि कुछ आगे होने वाला इसकी जानकारी आपको पहले रहे कि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका ये प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। ये बातें आपको पहले से पता हो, ये बताने की कोशिश की गई है। तो फिर देखिए क्या लिखा है। Analytical methodologies should be developed or modified so that continuous monitoring of the manufacturing and processing unit is possible. This is very important for the chemical industries and nuclear reactor। तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कोई भी हैज़ार्डस कंडीशन आने से पहले ही आपको उसके बारे में पता रहे। तो देखिए जैसे मैंने दिखाया कि रियल टाइम एनालिसिस का मतलब क्या है। देखिए पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए मैंने बनाया हुआ है कि फैक्ट्री लग गई है और हमें पहले ही पता होना चाहिए कि भाई इससे इतना पोल्यूशन होगा। फैक्ट्री लगाने के बाद नहीं होना चाहिए कि भाई इतना पोल्यूशन कैसे हो रहा है। यही रियल टाइम एनालिसिस है कि आप पहले एनालिसिस कर लीजिए, आपको समय से पहले ही आप इसकी एनालिसिस करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट पर। तो ये मैंने समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। लास्ट पॉइंट है इनहेरेंटली सेफ केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो बिल्कुल सेफ़ होनी चाहिए, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। सब मैंने लिखा भी यहाँ पे है, देख लें। सब्सटेंस एंड द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस, चाहे सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस का फॉर्म है जो केमिकल प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है, शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द केमिकल एक्सीडेंट। केमिकल एक्सीडेंट्स के पोटेंशियल को कम करता हो, इंक्लूडिंग रिलीजेस, एक्सप्लोजन्स एंड फायर्स। चाहे उसके रिलीज से हो, मतलब लीकेज से कहने का मतलब है, चाहे उसके एक्सप्लोजन से हो, चाहे उसके फायर से हो, तो कम से कम एक्सीडेंट के चांस हो। जैसा अभी मैंने आपको फिगर से दिखाया था ना कि दो एक्सीडेंट और भी कितने एक्सीडेंट हो, तो दो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया था। द सब्सटेंस टू बी यूज्ड इन अ केमिकल इंडस्ट्री शुड बी सच फॉर्म्स सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज्ड। जो भी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ को कम से कम किया जा सके। तो इसके लिए मैंने एक फिगर भी लगा रखा होगा, देखिए ऐसे कि भाई ऐसे एक्सीडेंट ना हो, यही है। देखिए इस तरह के एक्सीडेंट ना हो तो सेफर आपको पाथ को चूज़ करना है, सही रास्ता, सेफ रास्ता चूज़ करना है, जिससे एक्सीडेंट की कम से कम संभावना हो। चाहे वो आग लगने वाली बात ना हो, चाहे उसके लीकेज से कोई बात ना हो, उसके कोलोजन से कोई बात ना हो, तो इन सभी का बात को ध्यान रखना होगा। तो ये 12 इसके क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और इन बेसिक 12 प्रिंसिपल्स के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री को जो है ग्रीनिश बनाने का काम करते हैं। ये कहना है कि ग्रीन को और ग्रीन बनाने का काम करते हैं। तो ये पहली क्लास है, एक और क्लास इसमें लगेगी, इसमें बचे हुए पोर्शन को उस क्लास में हम बता देंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री हमने आपको फिनिश किया है। इसके सारी चीज़ें आप लिख लें, और लिख करके आप समझ करके, इसलिए मैंने फिगर भी लगाया हुआ था कि आप फिगर से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।